हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। चलिए आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा की गणित अध्याय 3 के बारे में, तो जिसमें हमें पढ़ना है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म, अर्थात ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो आज हम समझेंगे कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या कहलाता है और दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म क्या कहलाते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है, उनका व्यापक रूप क्या होता है और उनको कैसे हल किया जाता है और उन पर व्यवहारिक प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। तो हम इन सभी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो लेसन दिया गया उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म अर्थात ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है, दो का अर्थ होता है दो। फिर यहाँ पर लिखा गया चर। तो मान लेते हैं कोई दो चर है जैसे x, y, अर्थात हम x और y की जगह कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यह एक थोड़ा सा सूटेबल लगता है कि x, y मान लें, इसलिए माना जाता है। इसके स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए x, y मान लिया जाता है। चलिए यहाँ पर लिखा है रैखिक। रैखिक अर्थात घात क्या, एक, अर्थात चर की घात एक। चर की घात या अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक, अधिकतम घात एक। फिर यहाँ पर लिखा गया युग्म या समीकरण। समीकरण का अर्थ होता है दो पक्ष। क्या होते हैं, दो पक्ष। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, अर्थात इसे कहते हैं बायां पक्ष, इसे कह देंगे हम लोग दायां पक्ष। दो पक्ष होते हैं इसमें, दायां पक्ष। और यहाँ पर लिखा है युग्म। युग्मित होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अर्थात हमें इस पूरे चैप्टर में जिस भी सवाल को पढ़ेंगे एक समीकरण नहीं दिया रहेगा, मतलब दो समीकरण दिए रहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म। दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म। तो देखिए हम लिख दिए दो का मतलब दो चर का मतलब ABCD के कोई दो अक्षर, और रैखिक अर्थात चर की अधिकतम घात एक, और समीकरण का मतलब होता है दो पक्ष। और यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे बायां पक्ष और दायां पक्ष। और यहाँ पर लिखा युग्म, युग्मित जोड़ा होता है। तो हमारे सबसे पहले सामने बात आती है कि समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है और स्वर समीक्षा क्या होती है। स्वर समीक्षा तो हमें पढ़ना नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि स्वर समीक्षा क्या होती है। तो आपको बता दें कि स्वर समीक्षा प्रत्येक मान को ग्रहण करती है, मतलब प्रत्येक मान पर क्या मतलब सिद्ध हो जाती है। प्रत्येक मान पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, लेकिन समीकरण कुछ विशेष ही मानों को क्या करता है, ग्रहण करता है। अर्थात कुछ विशेष मान पर ही उनके दोनों पक्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जैसे मैं कह दूं कि ये क्या है, x प्लस वाई के घाते दो, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमारी क्या है, स्वर समीक्षा है, स्वर समीक्षा। लेकिन इसकी बात करें x का स्क्वायर 7x प्लस 12 बराबर 0, तो ये हमारा क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। ये हमारा समीकरण हुआ। और ये क्या हमारी है, स्वर समीक्षा, स्वर समीक्षा। तो यह कुछ विशेष मानों को ग्रहण करेगा। जैसे यदि यहाँ पर कुछ मान ऐसे ही दो ही मान को ग्रहण करेगा, लेकिन एक प्रत्येक मान को ग्रहण कर सकती है। हम कुछ भी अपनी मर्जी से x y का मान रख दें, लेकिन यह x का मान कुछ भी रख दें, लेकिन उस पर संतुष्ट नहीं होगा, कुछ ही विशेष मानों में संतुष्ट होता है। चलिए ये तो हो गया समीकरण किसे कहते हैं। अब हमें इसमें पढ़ना क्या चीज़ है ये बताते हैं। तो हमें पढ़ना क्या चीज़ है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, भूमिका। क्या पढ़ेंगे, भूमिका। मतलब कैसे इनको पहचाना जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे दिया रहेगा। तो हम जानेंगे कि यह समीकरण दो चरों का रैखिक युग्म का समीकरण है, मतलब कैसे जानेंगे। तो पहला हमें पढ़ना रहेगा भूमिका।
फिर हमें पढ़ना रहेगा इसमें कि इनके हल कैसे होंगे, या इनका जो मतलब जाने या किस कहीं कार्तीय तल पे जो गुजरने का रास्ता होगा वो कैसे होगा। तो वो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कार्तीय तल, कार्तीय या ज्यामिति निरूपण पढ़ेंगे। इसके बाद ज्यामिति निरूपण, इसके बाद हम पढ़ेंगे हम लोग ज्यामिति निरूपण के बाद पढ़ेंगे हल। इनके हल कैसे हैं, एक हल है या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या पढ़ेंगे हम लोग अनेक हल, ये पढ़ेंगे अनेक हल। इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेद, पढ़ेंगे समांतर, पढ़ेंगे कब समांतर होंगे उन दशाओं को पढ़ेंगे, और कब संपाती होंगे उनको पढ़ेंगे, कब संगत और कब असंगत होंगे इनको हम पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ हमें पढ़ना है। तीसरे पॉइंट में देखिए यहाँ पर लिख दिए हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनको हल करने की विधियाँ। हल कितने प्रकार से किया जाता है तो बता दें आपको कि हल करने की विधियाँ में इनमें आ जाएगा ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा हमारा हो जाएगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। फिर हमारा हो जाएगा ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि। चलिए हम इन सभी को पढ़ेंगे पारी पारा। तो पहले हमें ज्यामिति विधि पढ़ना होगा, फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ना होगा, फिर विलोपन विधि पढ़ना होगा, फिर ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ना होगा। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना क्या होगा, इन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, मतलब हमें ये पढ़ना होगा कि इन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न क्या होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये रहेगा कि इन कुछ समीकरण दिए रहेंगे उनको क्या करेंगे, मतलब कुछ समीकरण दिए रहेंगे, कुछ समीकरण को दो चरों के रैखिक समीकरण में क्या करेंगे, परिवर्तित करके हल करेंगे। चलिए बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जितना हम बताए हैं आपको इतना ही पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं कि भूमिका, मतलब भूमिका कैसे इसको पहचाना जाता है, क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इनकी भूमिका के बारे में। तो पहले इसकी परिभाषा हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। देखिए ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हों और उन दोनों चरों की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। उन दोनों चरों की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें दो चरों के रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म का पढ़ना है। तो इसका मतलब हमें हमेशा सदैव पूरे चैप्टर में हमें कितने समीकरण मिलेंगे, हमेशा दो समीकरण रहेंगे, उनको हल करना होगा। तो पहले हम व्यापक रूप की बात करते हैं। इनके व्यापक रूप क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। व्यापक रूप जनरल फॉर्म, तो देखिए होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये होता है इसका व्यापक रूप। इससे हम कहेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण कहेंगे, रैखिक समीकरण। अभी युग्म नहीं कहेंगे, युग्म कहने का मतलब हमारा हो जाएगा कि दो समीकरण होने चाहिए वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम व्यापक रूप लिख दिए कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्त होती हैं कि a कामा b बराबर नॉट इक्वल 0 और c का मान 0 हो भी सकता है और c का मान 0 नहीं भी हो सकता है। देखिए a कामा
बी कामा बराबर नॉट इक्वल जीरो, मतलब अगर ए जीरो हो जाएगा तो ए क्या दिखेगा, इस तरह दिखेगा। इसका मतलब कि हमें और कुछ लिख देना यहाँ पर चाहिए, जैसे ए कामा बी कामा वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उन्हें परमेय तथा वो अपरमेय भी हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह ये क्या कहलाता है? परमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पर वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3, देखिए इसके जगह x उतर जाएगा, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 8, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y उतर जाएगा, प्लस यहाँ पर c की जगह 4 लिख लेते हैं बराबर 0। तो देखिए ये हमारा हो गया दो चरों का रैखिक समीकरण होगा। दो चरों का रैखिक समीकरण, युग्म नहीं, युग्म का मतलब हो जाएगा 2। तो दो चरों का रैखिक समीकरण। आप समझ गए होंगे कि a कामा b कामा c क्या है? एक वास्तविक संख्या है। देखिए यहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर 8 और c बराबर 4 है। और कक्षा 9 में हम यही सब पढ़े हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़े हैं। फिर बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हम कह दें इसमें कि 4x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है? a है, a b और ये क्या है? c है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देख क्या रहे हैं कि हमारा एक क्या है? व्यापक रूप में क्या है? कन्वर्ट हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि a कामा b कामा c क्या होता है, कैसे पता करेंगे। तो बता दें आपको, a बराबर होता है, a का मान जो निकालते हैं x का गुणांक होता है। क्या होता है? x का गुणांक। मतलब हमें इसमें निकालना पड़ेगा a b c, फिर हम जब दो चरों के रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे तो उसमें निकालना पड़ेगा a1 b1 c1 और कामा a2 b2 और c2। तो हम पहले तो समझते हैं कि a क्या होता है और b, तो x का गुणांक होता है, यहाँ पर लिखेंगे। b क्या होता है? y का गुणांक होता है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा c बराबर हो जाएगा अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद। तो अब समझ लेते हैं गुणांक क्या कहलाते हैं। गुणांक वे मान होते हैं जिस पद को कहा जाए उनको केवल छोड़ दें, बाकी सब उस पद का क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। जैसे हम कह दें कि 5x y में y का गुणांक, y का गुणांक, तो हमने कहा है कि y का गुणांक, तो y को आप क्या करिए? छोड़ दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अगर कह दिया जाए यहाँ पर 10xy में 10x का गुणांक, 10x का गुणांक, तो क्या लिखेंगे आप? देखिए इसको 10x को छोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा yt हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कि t का स्क्वायर x में t का गुणांक, t का गुणांक। अब आप कहेंगे यहाँ पर t का स्क्वायर दिया है तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t गुणे tx। तो हमने कहा था कि जिसको कहेंगे उसको छोड़ दीजिए तो हो जाएगा xt। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? xt आ जाएगा। तो आप गुणांक समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो a होगा x का गुणांक होगा, तो x क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। y का गुणांक b, तो b को छोड़ देंगे तो 7 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर a बराबर, देखिए क्या है? 4 और b बराबर क्या है? देखिए b, y का गुणांक, y के गुणांक 7 और c बराबर क्या है? हमारा 8 है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि a और b कैसे निकाला जाता है और abc कैसे निकाला जा सकता है, और a कामा b शून्य नहीं होने चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं और ये पिछली कक्षा का हमारा है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है कक्षा 10 में। देखिए यहाँ पर लिखा गया दो चर के समीकरण का व्यापक रूप। तो हम एकदम सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दो समीकरण लिखना, दो चरों के समीकरणों के युग्मों
क्या का व्यापक रूप, मतलब हमारा जो हेडिंग है यह है कि दो चरों के समीकरणों के युग्मों का व्यापक रूप। तो इसको हम पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझते हैं। तो पहले अगर हम ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, जैसे यहाँ पर a है x है प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। चलिए मान लेते हैं कि है, मान लें कि है, फिर मान लेते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। आप इसको मान लें, क्योंकि यहाँ पर युग्म पढ़ना है तो हमने युग्म मतलब जोड़ा, पेयर हमने ले लिया। लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा एक पहले कौन आया है कौन बाद में आया है, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 बार a दिख रहा है 2 बार b दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो पहले आया उसको a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो पहले आया है उसको a1 प्लस b1 प्लस c1 इस तरह लिख लिया है, जो बाद में आया है उसे a2 b2 और c2 लिख दिए। तो यहाँ पर भी कुछ शर्त होती है, जैसे a1 b1 और c1 वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर a2 कामा b2 कामा c2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल 0, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल 0। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब a1 b1 कैसे हम पहचानेंगे। तो अभी हम बताए हैं कि a बराबर होता x का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए a1 कामा b1 a1 कामा a2 बराबर x का गुणांक, वही काम फिर है x का गुणांक, केवल इनका नाम बदला गया है। a1 मतलब 2 बार आ गए हैं तो इसलिए a1 a2 लिखा गया है। यहाँ पर हो गया a1 a2 बराबर x का गुणांक और b1 कामा b2 बराबर y का गुणांक, y का गुणांक। यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारा c1 कामा c2 बराबर अचर पद। क्या हो गया, अचर पद। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि किसे कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है, पहले हम ये समझेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पर a1 बराबर क्या है, हमने बोला है कि x का गुणांक तो 3, b1 बराबर क्या है, बोला है कि y का गुणांक 4 और c1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 अचर पद। इसी प्रकार से a2 बराबर क्या हो जाएगा 5, b2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि a1 b1 कैसे निकाला जाता है। चलिए थोड़ा सा और हम दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 3x माइनस 4y प्लस 8 दे दिया है और करड़ी में 3x प्लस 2y प्लस माइनस 3 दे दिया है तो बराबर 0। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हम बराबर 0 के तब इस सब काम हम करेंगे, तब a1 b1 निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। ध्यान देना, पहले ऐसे हम लिखेंगे a1 b1 के लिए, करड़ी में 3x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा -4, चिन्हों के साथ लिखते हैं। a2 बराबर हो जाएगा करड़ी में 3, b2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या 2 और c1 बराबर हो जाएगा ऋण 8 और c2 बराबर हो जाएगा -3। ध्यान दीजिएगा, आप चिन्हों के साथ लिखना है और बराबर कि इधर के सब कर लेंगे, उधर 0 हम छोड़ के तब लिखेंगे a1 b1 का मान। तो आप समझ गए होंगे कि a1 b1 कैसे निकाला जाता है। यदि बाई चांस बटे में कोई संख्या आ जाती है तब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे 1/2x प्लस 4/3y प्लस 1/करड़ी में 2 बराबर 0 x प्लस वाई प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं करड़ी में 3/2, यहाँ पर 4y प्लस 3 बराबर 0।
तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेंगे समीकरण 2। a1 बराबर देखिए इसमें 1/2, b1 बराबर क्या है 4/3, ये 3 लिखा गया है। और c1 बराबर क्या हमारा 1/2 में 2, और a2 बराबर क्या हमारा 1 में 3/2, और b2 बराबर क्या हमारा 4 दिया है, और c2 बराबर क्या दिया है 3 दिया है। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं तब। देखिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि a1 b1 कैसे निकाला जाता है। बाई चांस अगर ऐसे दे दिया तब क्या करेंगे, देखिए दूसरा टाइप हम बता देते हैं आपको। यदि x y और अचर पद न दिखे, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए x + y + 7 = 0, और यहाँ पर -x - y - 1 = 0, तो यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा, जब नहीं कुछ दिखेगा 1 रहेगा 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 7, a2 बराबर -1, और b2 बराबर क्या होगा -1, और c2 बराबर भी क्या होगा -1। ये ऐसे हम पहचानेंगे इनको। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे कि हम उनको देख के बता पाएंगे कि नहीं कि ये 2 चरों का रैखिक समीकरण है या नहीं है। चलिए समझते हैं कुछ। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है 2x + 3y + 7 = 0, और 8x + 3y + 5 = 0। ये 2 चरों का रैखिक समीकरण है, क्योंकि देखिए पहले तो 2 चर होने चाहिए, और युग्म देखिए 2 युग्म दे दिया है, और इनकी अधिकतम घात क्या है 1 है। यदि यही इस तरह था 2 के पावर 1/2 + 3y + 7 = 0, यहाँ पर 5x के पावर 3/2 + 3y के पावर 7 + 8 = 0, तो ये 2 चरों का रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इनकी अधिकतम घात क्या है कुछ अलग है। हमें अधिकतम घात पूर्ण संख्या 1 होनी चाहिए। तो चलिए इस चीज़ को हम समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया हल करने की विधि। तो हम इसकी विधि पहले बता देते हैं कि हल करने की कितनी विधि होती है। तो पहला होता है ज्यामिति या ग्राफी विधि या ग्राफीय विधि। दूसरा होता है हमारा है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा हमारा होता है विलोपन विधि। क्या होता है विलोपन विधि। और चौथा हमारा होता है ब्रज गुणनखंड विधि। क्या होता है ब्रज गुणनखंड विधि। चलिए हम इनकी पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और सभी को हम उसी मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं और सभी को हम पहले हल करके दिखाते हैं कि क्या मतलब होता है इसमें। तो जैसे मैं बात कर लूँ कि जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए x + 2y बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 5
और x प्लस वाई बराबर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम हल करके बताते हैं कि ज्यामितीय विधि और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वर्गुणनखंड विधि यदि हम हल करें तो एक ही उत्तर आना चाहिए। कहने का मतलब हमारा मेथड कुछ भी हो लगाने का, लेकिन उत्तर हमारा एक ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले हम बात करते हैं ज्यामितीय विधि। क्या? ज्यामितीय विधि। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, नियम लिखवा देंगे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका नियम होता है कि जितने समीकरण दिए रहते हैं उनको क्या कर लेते हैं, पहले हम उतार लेते हैं और उनके नीचे क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। चलिए बॉक्स बना दिए और समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या हमारा 3 है, और यहाँ पर हमने क्या किया, उतार लिया और यहाँ पर x y लिख लेते हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पर भर दीजिए 0। कोई दिक्कत नहीं, कभी गलत नहीं होगा। पूरे चैप्टर में हम सवाल को ऐसे ही लगाएंगे। देखिए x का मान 0 लिखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5/2 अर्थात 2.5 आएगा। और इसका मान यदि हम लिखेंगे 0 तो x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। यदि मैं इसका मान लिखूंगा 0 तो 3 आएगा, और इसका y की जगह अगर 0 लिखा जाए तो x का मान 3 आएगा। आप कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं, कोई मान लिख सकते हैं। और 2 ही मान, हमने क्यों 2 ही मान लिखे हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि इनकी जो रेखा होगी सीधी जाएगी, और एक रेखा को खींचने के लिए 2 ही बिंदु क्या है, काफ़ी हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। चलिए पहले हम इनको खींच लेते हैं। जैसे ग्राफ आप तो पढ़ा होगा, तो यहाँ पर फिर हम समझाएंगे जब बताएंगे आपको। तो पहले हम एक समझते हैं, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर क्या होता है y डैश, इस पर प्लस चिन्ह होते हैं और इस पर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इस पर भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और इस पर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसको प्रथम कहा जाता है तो प्लस प्लस, इसको द्वितीय कहा जाता है, मतलब एक प्रथम है और एक क्या है, द्वितीय है, एक क्या हमारा तृतीय है, एक क्या है, चतुर्थ है। तो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। पहले 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है, और यहाँ पर हमारा होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है 4, इस तरह करके मान लेते हैं 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। इस तरह करके होंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, और क्या है यहाँ पर ऋण 5। ऋण 5 यहाँ पर क्या हमारा है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 और ऋण 5। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, इनको दर्शाते हैं। तो 0 यहाँ पर हो गया हमारा 0, और y का मान कितना है, 2.5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 0, 2.5, और यहाँ पर हमारा 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, 5। देखिए इनको क्या करते हैं हम लोग, एक रेखा मिला लेते हैं। देखिए सीधी रेखा बनी कि नहीं, ये बन गई रेखा। इसी का नाम हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5। चलिए अब इसका हम देखते हैं 0 3, यहाँ पर 0 है 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, 3। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 3 0, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, 0। तो इनको मिला लेंगे इस तरह, देखिए इस तरह मिल गया, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। देखिए यहाँ पर हो गया। तो ये जो बिंदु मिले हैं यही क्या हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या है, एक आया, और y का मान क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 1, और y का मान कितना आ गया, 2। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे नियम से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम लगाते हैं इस सवाल को। तो आपको बता दें, प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण दिए रहते हैं, तो सबसे छोटा जो दिया रहता है उसी को उठा लेते हैं। बड़े से भी लग जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, छोटे से मतलब छोटे समीकरण उठाएंगे। जैसे x प्लस 2y बराबर 5 है, और x प्लस वाई बराबर क्या हमारा 3 है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए छोटा करने का मतलब ये, इसमें क्योंकि 2 नहीं है, कम थोड़ा सा छोटा है, इससे तो छोटा ही है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण किससे, 2 से।
तो 2 से हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस वाई, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो छूटा रहेगा उसमें ले जाकर रखेंगे समीकरण 3 का मान, जो छूटा रहेगा, क्या छूटा है 2 ना, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर रखेंगे x प्लस 2i बराबर 5, तो x की जगह लिखेंगे 3 माइनस वाई प्लस 2i बराबर 5, तो ये जो हो गया 3 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस y बराबर 5, तो हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। फिर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से तो हो जाएगा x बराबर 3 माइनस वाई, तो x बराबर 3 माइनस वाई की जगह 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए हमारा आंसर आ गया x बराबर 1 और y बराबर 2। देखिए यहाँ पर भी x बराबर 1 y बराबर 2 दोनों में सेम आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो इसमें क्या होता है कि विलोपन विधि में क्या होता है कि हम विलुप्त एक मान को क्या कर लेते हैं, विलुप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 2i बराबर 5, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बराबर 2। समीकरण किससे रखेंगे, ये 2 से रख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो जो 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2i बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। देखिए y बराबर 2 और x बराबर कितना आ गया, मतलब आ गया 1, यहाँ भी सही है। अब कर लेते हैं हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि से। किस विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ब्रज गुणनखंड विधि से। यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से। पहले हम क्या, देखिए आप लोग को पहले ही बताएं कि पहले हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, हर चैप्टर जो हमें पढ़ना है उसका क्या करा रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि हम बता रहे हैं कि यही सब पढ़ना है, फिर हम क्रम वाइज एक एक पढ़ेंगे। तो देखिए विलोप हमें पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला तो हम बताएं कैसे रखा जाता है, डायरेक्ट रख देते हैं B1 B2 C1 C2 A1 A2, और फिर होता है B1 कामा B2। आप इसको समझ गए होंगे क्या लिखें। B1 का मान देखिए बता दिए थे आपको कैसे लिखना है, तो इसमें B1 क्या है 2 है, और B2 क्या है 1 है, और इसमें क्या C1 क्या है, इधर पहले कर लेंगे ऋण 5, और इधर क्या हो जाएगा -3, और A1 का मान क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 और 1। ऐसे लिखते हैं इसको, x बटे इनका गुणा कर लेते हैं -6, फिर इधर चलेंगे पहले से माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा +5। देखिए यहाँ पर हो गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर इस तरह चलेंगे तो हो गया, फिर y, फिर इधर से चलेंगे हम लोग ऋण 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा +3 बराबर, फिर इधर से चलेंगे हम लोग 1, यहाँ पर 1 होता है, 1 1 कम 1, इधर चलेंगे 1 दूना के 2, तो ये हो जाएगा x बटे ऋण 1, और y बटे क्या हो जाएगा ऋण 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा ऋण 1। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस से हम क्या कर लेते हैं, माइनस से गुणा या भाग कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर तो हमारा हो जाएगा क्या, x बटे 1 y बटे 2 और 1 बटा 1। और जानकारी के लिए बता दें कि जब यहाँ पर दोनों 1 1 होगा, जब दोनों यहाँ पर 1 1 होगा तो x के नीचे जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, y के नीचे जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि चारों नियम से हमने सवाल को हल किया है, और चारों में क्या है उत्तर एक ही आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन नियमों को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन सा पहले पढ़ना है। तो पहले हमें ज्यामिति, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि, और इन पर क्या पढ़ना है, व्यवहारिक प्रश्न पढ़ना है। इस तरह हमारे जो चैप्टर होगा खत्म हो जाएगा। तो अब हम जो शुरू में पढ़ाए हैं कि इनका मतलब प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती क्या होता है, संगत असंगत क्या होता है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या था, उनका इंट्रोडक्शन था। चलिए अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से।